नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। आज मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है NCERT का यानी कि CBSE बोर्ड के क्लास 10 का उसे पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या CBSE के बोर्ड का एग्जाम हो, इन दोनों ही एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100% NCERT से आते हैं। इसलिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CBSE बोर्ड का एग्जाम है आपका, आपको NCERT के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो भी आते हैं वो NCERT में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बताए गए हैं, उनसे ही आते हैं। उनके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं या जो भी कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए हैं, सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए अपना पूरा फोकस आप NCERT के ऊपर करिए। मैं इंग्लिश में PDF को शेयर करके पढ़ा रहा हूं। एक दो दिन के अंदर ही मैं हिंदी में भी PDF को शेयर करके पढ़ा दूंगा। उम्मीद है मेरे द्वारा बताए गए पिछले साइंस के जो वीडियोज हैं आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखिए। मैं लगभग 4-5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, अभी आने वाले कुछ ही समय में मैं पूरा साइंस को कवर कर दूंगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्चुअली ओर्स्टेड नामक एक वैज्ञानिक ने ये गौर किया कि जब एक मेटालिक कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यही वजह है कि जब हम एक छोटे से मैग्नेटिक नीडल को उस तार के करीब लेके आते हैं, उस कंडक्टर के करीब लेके आते हैं, जबकि उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसा देखा जाता है कि वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि उसमें एक फोर्स लगता है। तो इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए एक रिलेशन मिला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्टेड फेनोमेना है, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित घटनाएं हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण, यानी करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और बाद में आप देखेंगे कि फैराडे ने, जो उन्होंने जनरेटर का आविष्कार किया, उन्होंने बताया कि मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से दोनों ही इंटरचेंजेबली कन्वर्टेबल फेनोमेना है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हम लोग के घर में जितने भी मोटर पर आधारित इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, जैसे कि फैन या मिक्सर ग्राइंडर या फिर पानी उठाने वाला पंप जो होता है, ठीक है, तो जितने भी मोटर बेस्ड जो है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो सभी इसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। इसी प्रकार हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई आ रही है, जो करंट बन रहा है, जो बिजली तैयार की जा रही है, वो भी इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है। तो आपके मन में भी बहुत जिज्ञासा होगी कि ये किस तरह से होता है, तो हम लोग आज उसी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन से हटकर पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां कहीं भी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि जब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो मुझे हैंड दिखाना पड़ेगा आपको कि लेफ्ट हैंड में किस तरह से, किस डायरेक्शन में फील्ड होता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में करंट होता है। ठीक है, इसी तरह से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। ठीक है, उसके बाद थंब रूल है। तो ये सब जो राइट हैंड थंब रूल, तो ये सब दिखाने के लिए मैं स्क्रीन पे आऊंगा और आपको जरूर से जरूर जो है कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका CBSE बोर्ड का एग्जाम है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। एक बार में नहीं हो सकेगा, एक स्ट्रेच में 2-3 पार्ट में करके उसको थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट उस पर बने। तो आइए दोस्तों, समय न नष्ट करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने जैसा कि बताया, ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो एक तार से, जिसे हम लोग जनरली मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं, करंट फ्लो किया,
और उसके पास एक गैल्वेनोमीटर रख दिया। ये जो है एक गैल्वेनोमीटर है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? वो एमीटर के तरह ही होता है, ये भी करंट मेजर करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर का खासियत यह है कि ये छोटी सी छोटी अगर करंट की मात्रा है, मतलब अगर बहुत कम करंट भी अगर फ्लो कर रहा है तो भी ये इंडिकेट करता है, तो भी जो है इसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब यही है। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर करंट का केवल मैग्नीट्यूड को नहीं बताता है, बल्कि उसका डायरेक्शन को भी बताता है। कहने का मतलब करंट उसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ये भी गैल्वेनोमीटर बता देता है। मगर जो एम मीटर होता है, एम मीटर केवल मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितना एम्पेयर का करंट या मिली एम्पेयर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है, मगर उसका डायरेक्शन को नहीं बता पाता। साथ ही साथ उसका थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होता है, इस वजह से वो बहुत कम अमाउंट का करंट को इंडिकेट नहीं करता है ना। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर और एम मीटर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का घटना पड़ना होगा तो आप गैल्वेनोमीटर यूज करके कीजिए। रीजन एक ही है, क्योंकि जो इसमें करंट डेवलप होगा वो बहुत कम होगा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर बेस्ट है। एम मीटर वो उतना शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब बैटरी से कनेक्ट करके एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं और एक करंट फ्लो करता है, ये जो कंडक्टर है चालक, आप देख सकते हैं ये एक्स वाई कंडक्टर है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है, आप जानते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है बैटरी का। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट इसमें इधर से जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये करंट है, ठीक है। ये करंट जा रही है, यानी कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। तो करंट जब इसमें फ्लो करता है, ठीक है, और उसके पास में अगर हम एक गैल्वेनोमीटर ले आते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर का कांटा है, मतलब जो उसका इंडिकेटर है, वो डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसमें विचलन होता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये ओर्स्टेड साहब ने बताया कि दरअसल एक मैग्नेट को, अगर एक मैग्नेट को, मैग्नेट के ऊपर अगर एक फोर्स लगाना है, ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें, या गैल्वेनोमीटर नहीं समझ के आप, यहां पर गैल्वेनोमीटर नहीं है, सॉरी, ये ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है। जस्ट एक क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। गलती के लिए माफी चाहता हूं। तो ये एक मैग्नेटिक नीडल है जस्ट, ठीक है। हम एन लिख देते हैं, एन फॉर नीडल, मैग्नेटिक नीडल। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट होता है, इसका जो ये है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ओर्स्टेड साहब ने बताया कि एक मैग्नेट को, एक मैग्नेट ही धक्का दे सकता है या उसको अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि उसको रिपेल करना हो या उसको अट्रैक्ट करना हो, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट है और एक नॉन मैग्नेट है फिर भी वो उसको रिपेल कर दे रहा है या अट्रैक्ट कर ले रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो डेफिनेटली अगर ये नीडल मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा ये कैसा है, ये मैग्नेटिक नीडल है, मतलब सुई है लेकिन एकदम से वो जो है मैग्नेट का बना हुआ है, मैग्नेटिक नीडल है वो। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टर था, ये जो कंडक्टर था ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग रहा है। तभी तो एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट को इंटरैक्ट कर रहा है, चाहे रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, तो ये जो इसका मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग रहा है। ये इसका नीडल है दोस्तों, ये वाला इसका मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करने लग रहा है, उसमें विचलन हो जा रहा है। तो इस कंक्लूजन पर वो पहुंचे कि जब कभी भी किसी मेटालिक कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो इस थ्रू आउट चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी आपको ये वर्ड मिले कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जहां कहीं भी ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, जहां कहीं भी मिले आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा बह रही हो, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो एक मैग्नेट है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या बात ध्यान रखना है, जहां कहीं भी हमें मिलेगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम क्या समझेंगे कि वो एक मैग्नेट है, उसके चारों तरफ
एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसका भी एक अपना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेट रखने से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि नीडल का है और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर का है, दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इस वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो मेन बात आपने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट से, आपको क्या पता चल रहा है कि एक मेटालिक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है, इट जस्ट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट बन जाता है। तो यहां पे देख लीजिए, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इन्होंने ही जो है ये फेनोमेना का आविष्कार किया, ऑब्जर्व किया इन्होंने सडनली जब वो अपने लैब में एक दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने अचानक देखा, ही सडनली ऑब्जर्व्ड कि जब हम करंट जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल है जिसको हम कंपास नीडल कहते हैं वो डिफ्लेक्ट करने लग रहा है। ठीक है, वो अपने ये से कांटा उसका ये होने लग रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो रही है जिसके कारण जो है वो बंद हो रहा है। तो उन्हें लगा कि शायद फैन वगैरह चल रहा है, इस वजह से वो हिल रहा होगा। उन्होंने सारे फैन सब कुछ जो है बंद कर दिया, बिल्कुल जगह को शांत कर दिया, उसके आसपास से सारे चीजों को हटा दिया और केवल वो जो मैग्नेटिक नीडल है और जिसमें करंट फ्लो कर रहा था वो उसको साथ में वो लेके गए। जैसे ही वो उनके करीब लेके जा रहे थे तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था उनका कि हम अगर एक मैग्नेटिक नीडल को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये उन्होंने साबित किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है वो दोनों इंटर रिलेटेड फेनोमेना है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है दे आर रिलेटेड फेनोमेना, कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। ये किसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम? तो हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। और इसीलिए उन्हीं के याद में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, ये आप हायर क्लासेस में ज्यादा पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है उसकी इकाई, उसका जो यूनिट होता है वो ओरस्टेड लिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं फोर्स, जो बल का खोज है उन न्यूटन ने किया था, उनको उन्होंने जो है निकाला था, है ना, F इक्वल टू एम ए, जो उन्होंने मेजरमेंट किया सेकेंड लॉ को अकॉर्डिंग कि हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए उनके ऑनर में जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन लिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिस्कवरी किया, मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस इन्हीं के नाम पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो ओरस्टेड रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, देखिए, एक मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो इनविजिबल है, वो देख नहीं सकते हम लोग, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक मैग्नेट के पास अगर हम एक दूसरा मैग्नेट ले जाते हैं तो हम देखते हैं ना, या तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एक मैग्नेट के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में, याद रखिएगा ये थ्री डायमेंशन में होता है। ऐसा नहीं कि आप इधर से ले जा रहे हैं, आप ऊपर से भी ले जा सकते हैं, साइड से भी, जिधर से भी ले जाइए। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो जो मैग्नेट आप ले जा रहे हैं वो एक फोर्स फील करेगा, उस पर एक बल लगेगा, उस पर एक फोर्स फील होगा। तो एक सराउंडिंग एरिया के तहत ही होता है, यानी कि एक मैग्नेट के पास आप जितना करीब ले जाइएगा तो आप देखिएगा कि उसमें जो रिपल्सन या अट्रैक्शन उतना ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर दूर होते जाइएगा तो वो जो रिपल्सन या अट्रैक्शन है वो कम फील होगा। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं वो वीक होता जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता जाता है जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि वो कैसा होता है, तो हम एक बार मैग्नेट को लेते हैं और ये जो है आयरन फीलिंग्स है। ठीक है, आयरन फीलिंग्स लोहा का पाउडर है एक तरह से, है ना, आयरन फीलिंग्स बोल सकते हैं आप इसको।
तो इसको हम बिखरा देते हैं और एक मैग्नेट को रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी आयरन फीलिंग्स है वो इस पैटर्न में अरेंज्ड हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद पूरा जो पाउडर जो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था चारों तरफ, उसको मैग्नेट जो एक बार मैग्नेट रखने पर देखिए किस तरह से ये एक बना लेता है। यानी कि ये एक फील्ड बनाता है जो देखने में इस तरह का होता है। और ये बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो संख्या है, आप बोल सकते हैं कि उसका जो नंबर ऑफ लाइंस है उसकी क्लोजनेस बहुत ज्यादा है। वो जो लाइंस हैं काफी करीब है एक दूसरे के। इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, यानी कि जो एक मैग्नेट का जो पोल होता है, वहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है। और जो जैसे जैसे आप जो है बीच का देखेंगे तो ये जो है वीक होता जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका क्लोजनेस ही डिसाइड करता है कि वो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। अगर उसकी क्लोजनेस ज्यादा है, जो लाइंस है वो काफी करीब है एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां का स्ट्रांग है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैपिंग बढ़ता जाएगा, उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो घटता जाता है। ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके यहां पर भी आप खुद से भी देख सकते हैं। एक मैग्नेटिक एक जो है आप बार मैग्नेट को ले लीजिए जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और मैग्नेटिक नीडल को एक एक बार करके आप रखते जाइए अलग अलग पोजीशंस पे। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपको इस अरेंज में इस तरह से दिख जाएगी। तो ये इसका जो प्रैक्टिकली हम लोग जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है। दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल से वो बाहर निकलते हैं और दे एंटर इनटू द साउथ पोल, और ये जो है निकलकर ये साउथ पोल में एंटर करती है। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल से निकला है और इस तरह से ये साउथ पोल में एंटर कर गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से निकला है, साउथ पोल में चला गया। और ये भी उसी तरह है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में चला जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ के अंदर चला जाएगा, ये नॉर्थ के अंदर निकलेगा साउथ के अंदर चला जाएगा। एक्चुअली में ये मतलब होता है। और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, याद रखिएगा कि वो कंटिन्यूअस लाइंस है, मतलब वो ब्रेक नहीं होता है कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में एंटर कर रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जा रही है। ठीक है, मैग्नेट के बाहर ठीक है कि नॉर्थ से साउथ जा रही है। ठीक है, मैग्नेट के बाहर कैसे जा रही है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैग्नेट के अंदर अगर बात करें तो मैग्नेट के अंदर तो इसको इधर से इधर जाना होगा, है ना। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको तो इधर से इधर जाना होगा ना, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर जो है, याद रखिएगा, साउथ से नॉर्थ जाती है ये मैग्नेट के अंदर। और मैग्नेट के बाहर आपने क्या देखा, नॉर्थ टू साउथ जाती है, यानी नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, जाती है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये पूछा जाता है कि बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो देखने में कैसा होता है। कभी कभी ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, है ना, जो बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि आपने देखा कि ओर्स्टेड साहब ने बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, ठीक है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो डेफिनेटली अगर वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो देखने में कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, तो वो देखने में कैसा होगा। ठीक है, कैसा वो लगेगा। अब बात ये आती है कि जो जो कंडक्टर होता है उसके साइज भी तो अलग अलग होते हैं। जैसे एक कंडक्टर तार हो सकता है नॉर्मल, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। ये हो सकता है कि ये गोल हो, यानी कि लूप के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये मेनली हम लोगों को जो सिलेबस में दिया गया है वो दो दो तरह के
जो कंडक्टर है उन्हें जानना है। एक स्ट्रेट कंडक्टर, इसके चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक लूप के रूप में यानी कि गोल, है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह का ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो देखने में कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर होगा, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, ये मेनली हम लोग एक्स वाई को हम लोगों ने ले लिया है कि एक्स वाई कंडक्टर है, और उसमें से हम लोग अगर करंट भेजेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है ना। ठीक है, समकेंद्रीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकेंद्रीय वृत्त के रूप में या एक केंद्रीय वृत्त के रूप में। ठीक है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन द सेंस कि अगर आप देखेंगे तो ये जो वायर है ना, ये सेंटर का काम कर रहा है। जो वायर है वो सेंटर का काम कर रहा है, और जितने भी लाइंस हैं आपको यहां पर दिख रहे होंगे, इसके चारों तरफ जो है ये करके दिख रहा है। आपने ऐसा ऑब्जर्वेंस किया होगा कभी, अगर आप ग्लास में पानी लेते हैं या एक बड़ा सा बर्तन में, गोलाकार गोल होना चाहिए बर्तन, उसमें पानी लेंगे, उसमें एक हल्का सा जो है एक ड्रॉप या कुछ एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा अगर डाल देंगे तो ये रिपल्स के रूप में जाएंगे, है ना। आपने देखा होगा पानी में इस तरह के रिपल्स बनते हैं, है ना, इस तरह के जो है वेव्स, जिसे रिपल्स हम बोल रहे हैं, वो बनते हैं। तो ये जो है उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब सीधा अगर चालक है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। तो हमारा आंसर होगा कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, जिसका सेंटर उस वायर के ऊपर होता है या उस कंडक्टर के ऊपर होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में करके दिखाया गया था आपका आयरन फिलिंग्स को लेकर। ठीक है, और यहां पर उसका जूम करके जो है फोटो बहुत बड़ा करके दिखाया गया, जूम करके। एक्चुअली में तो ऐसा दिखेगा नहीं, बहुत जूम करके दिखाया गया है, और जब जनरली हम लोग बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं। तो याद रखिएगा कैसा होता है दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि जो करंट, जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगी। लेकिन याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने देखा कि ये सर्कल के फॉर्म में होगा। तो सर्कल के फॉर्म में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्या कैसे जानेंगे हम कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। केवल मैग्नीट्यूड बताने से नहीं होगा, मैग्नीट्यूड आपको गैल्वेनोमीटर, मैग्नीट्यूड तो आपको मतलब ये ठीक है, लेकिन मेन है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से राइट हैंड थंब रूल के जरिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये रहा राइट हैंड थंब रूल, आप देख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल बहुत ही ईजी है, जिससे कि हम लोग अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा होगा ये हम बता सकते हैं। सिंपली क्या करना है कि जो चालक है, जो कंडक्टर है ना, उसको पकड़ना है हाथ से। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर अपना थंब को रखना है। ठीक है, तो जो जो फिंगर्स जो कर्ल होगा, फिंगर जो कर्ल कर्ल होगा, जिधर मुड़ेगी उधर ही आपका जो है डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो आइए मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूं कि किस तरह से जो है ये बनता है। तो मैं स्क्रीन पे जाके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट हैंड थंब रूल है उससे हमें क्या पता चलता है। राइट हैंड थंब रूल हम कब यूज करते हैं, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर हो। ये जो कंडक्टर है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये करंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो कंडक्टर है इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंडक्टर है ना, इसको हमें पकड़ना है।
इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? ये जो अंगूठा है, ये जो थंब है ना, ये करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखिए हम लोग ये पहले अंगूठा को रख लिए इस तरह से, और ये जो हमारा कंडक्टर है हम इसको पकड़ेंगे इस तरह से कर्ल करते हुए, यानी कि मोड़ते हुए। तो ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा, ये जिस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है? ऐसे करके, है ना, इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो इस डायरेक्शन में ऐसे करके ये जो है यहां पर देख सकते हैं आप, ये इस तरह से जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये कैसा बन रहा है? ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब इधर से हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी आपको ये भी जरूरत पड़ सकता है कि ये जो करंट है वो डाउनवर्ड हो। तो जब डाउनवर्ड होगा तो हम थंब को नीचे रखेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे। तो जब इस तरह से पकड़ेंगे तो कर्ल इस तरह से होगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो फिंगर्स है, ये जो 4 फिंगर्स हैं, ये जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा इसको कांस्टेंट रखना है। किधर? जिधर करंट बह रहा है। और बाकी जिधर फिंगर कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी हो वो होगा। तो मेनली जब आपका स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा तो आपको यही बताना है कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको जरूरत पड़ेगी। तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। कब करते हैं? कि एक अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब सीधा चालक है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका पता लगाते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कि आप लोग पूरा फोकस जो है बना के रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब जो बोल रहे हैं कि जो कंडक्टर लिया गया है वो सर्कुलर है, गोल है, जिसे लूप भी कहा जाता है। ठीक है, सर्कुलर लूप या लूप कहा जाता है। तो सर्कुलर लूप अगर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये तो एक टाइम में स्ट्रेट ही था। इसी स्ट्रेट कंडक्टर को ऐसे करके फोल्ड करके गोल घुमा करके एक सर्कल बना दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बिल्कुल वही इसी तरह का होगा। और ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए, ईच एंड एवरी, अगर हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं ये वाला, ठीक है, छोटा सा अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं ये, तो इसके इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता जाएगा और यही जो है बड़ा होते जाएगा। गौर कीजिएगा, यही जो है केवल एक पॉइंट के लिए लिया गया है, केवल एक पॉइंट के लिए। तो ये जो है बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इतना बड़ा होगा ये कि इस तरह से आकर के जब यहां आएगा ना तो ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट होकर के इसमें एंटर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ये सेंटर से लगभग जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है एक सर्कुलर लूप में, वो बिल्कुल स्ट्रेट लगभग रहता है। स्ट्रेट रीजन क्या है जरा सा सोचिए। जैसे जैसे करके इस पॉइंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम अगर गोल करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो जो बहुत बड़ा वाला सर्कल होगा वो इसमें इसके थ्रू कैसे एंटर करेगा? इसी तरह एंटर करेगा, इस तरह से आएगा और इस तरह से एंटर करेगा। तो ये फॉर द टाइम बिंग आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर के ही एंटर कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। खास करके इंपॉर्टेंट है कि उसके सेंटर से कैसा मैग्नेटिक फील्ड जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा काम का है। तो इसके चारों तरफ इसके अंदर से, इसके सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड जाता है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। और बिल्कुल जो है आप देखेंगे कि एकदम से जो है वो उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है और पैरेलल होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट से, ये ध्यान रखना है कि एक एक पॉइंट से इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है और जितना भी है सबका डायरेक्शन एक ही होगा। तो इस ये जो है हर एक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर ऐसे करके जाएंगी।
हर एक पॉइंट से, ये केवल एक पॉइंट का मैंने बताया, आप सोचिए कि हर पॉइंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना भी पॉइंट है इसमें एकदम शुरू से अंत तक सभी सभी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें से जो बड़ा होते जाएगा, तो उसका जो आर्क है, जो सर्कल का जो ये है, ये लगभग स्ट्रेट होकर के इसमें से एंटर करेगा, लगभग स्ट्रेट होकर के। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा एक्चुअली में कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली जितना सर्कल बड़ा होते जाएगा, जितना बड़ा होते जाएगा, तो जब वो एंटर करेगा तो ऐसे ही एंटर करेगा ना, ऐसे ही तो एंटर करेगा। तो आप देखिए, यहां से हम अगर काट दे और यहां से काट, तो लगभग आपको जो सेंटर से पास कर रहा है वो स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप अगर है, तो उससे कैसा करंट जाता है, उससे जो है आपका कैसा करंट जाता है, तो सेंटर से जाता है, जो कि अंदर उसके जो जो उसका सेंटर है उससे वो जाता है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, मतलब उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक साइड से पूरा सारा रेज जाएगी और इधर से निकलेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एक पाइप की तरह इसको बिहेव करें, कि ये एक पाइप है, पाइप का मुंह है समझ लीजिए, कि उसका पाइप का जो है माउथ है, तो आप ये कह सकते हैं कि पानी जैसे फ्लो करता है बिल्कुल वैसा ही है, कि इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा हो। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा होगा, ऐसा जैसे कि इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा हो एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप। जो सर्कुलर लूप है उसके तल के, उसका जो प्लेन है उसके तल के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है प्रैक्टिकली, तो आप देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज आ गया है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होता है, पहले हम लोगों ने देखा कि एक सर्कुलर लूप लेके काम किया था। अब कई सारे सर्कुलर लूप्स अगर एक साथ हो जाएं, ठीक है, तो उसी को हम लोग सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि सोलेनॉइड में आप देख सकते हैं कि जो तार है उसको हम विंडिंग करते हैं, मतलब एक एक करके इस तरह से फोल्ड करते जाते हैं, मोड़ते जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कई सारा कर देते हैं। तो इसका जो एक सर्कल होगा, अगर आप एक सर्कल को अगर आप देखेंगे, एक सर्कल, तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। आप जानते हैं कि सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे जाता है जैसे एक पाइप से पानी जाता है ना, एक पाइप के अंदर से वाटर फ्लो करता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी इसके अंदर से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी। दूसरा जो टर्न है, दूसरा, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे ही जाएगी, तो वो भी इसी तरह जाएगी इसके अंदर से ही। जो तीसरा वाला है ये भी ऐसे ही जाएगी, ठीक है, जो चौथा है वो भी इसी तरह जाएगी। तो जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप से जा रहा था, ठीक है, जितना मान लीजिए कि 100, हम ऐसे ही एक डिजिट ले रहे हैं, तो दोस्तों नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो हम अभी नहीं काउंट कर सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि एक सर्कुलर लूप से मान लीजिए 100 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही थी, तो दूसरे वाले से भी 100 जाएगी, तीसरे से भी 100, इससे भी 100, इससे भी 100, इससे भी 100, यानी कि जितना नंबर ऑफ टर्न है 100 जा रही थी एक से। अब हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न है वो 10 है, तो 10 इंटू 100 यानी कि 1000 जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाएगी। यानी कि समझ सकते हैं आप कि जिसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ 100 था, अब वो 10 टाइम्स हो गया है ना, 1000 हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर नंबर ऑफ टर्न अगर n है, हम n पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो n टाइम्स हो जाता है। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सोलेनॉइड बनाकर, जो ये है, मतलब जिसको सोलेनॉइड कहते हैं, एक पाइप के ऊपर कई सारे टर्न्स में कॉपर वायर को हम लोग लपेट देते हैं और उससे करंट फ्लो करते हैं, तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। तो सोलेनॉइड का स्पेशल काम क्या है, क्या क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को समझिए कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एडेड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। एक टर्न के द्वारा जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दूसरा के द्वारा भी उतना ही बन रहा है, उसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है,
तो इसीलिए ये एडअप हो जाती है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में ज्यादा पढ़ेंगे कि वेक्टर अगर सेम वेक्टर है और उसका डायरेक्शन अगर एक है तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो उसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाएगा, है ना। हम लोग उसको ऐड कर देंगे, एक टर्न में इतना तो 2 टर्न में उसका डबल, 3 टर्न में 3 टाइम्स, ऐसे करके अगर n टर्न्स है तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और यूनिफॉर्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं सोलेनॉइड से, सोलेनॉइड के अंदर से, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसमें जो लाइंस है वो बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाते हैं। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है और बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सोलेनॉइड से। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। यहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ये से लपेटा गया है और इसके अंदर कभी कभी हम लोग जो है मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन हम लोग यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन जब इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं उस सोलेनॉइड के अंदर, तो क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। जो इधर उधर भटक जा रही है या थोड़ा बहुत जो छिटक जाती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिल्कुल अपने तरफ अट्रैक्ट करके और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अगर इसमें सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ उसके अंदर वो बढ़ जाता है। और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं। कभी कभी ये भी आता है कि सोलेनॉइड में अगर हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं तो उसे सॉफ्ट आयरन कोर अगर यूज करते हैं तो क्या फायदा है। तो इससे आपको ये बताना है, फिलहाल अभी क्लास 10 में आपको इतना ही बताना है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में बनता है सोलेनॉइड का, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। इतना बताना है आपको, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड गेट्स इंक्रीज्ड, हाँ, इफ वी यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फेनोमेना है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जैसे ही आप करंट को ऑफ कर देंगे, जैसे ये बैटरी है, तो पहले ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के है और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जब हम सॉफ्ट आयरन कोर उसमें यूज करते हैं तो। लेकिन जैसे ही करंट ऑफ करते हैं तो ये तुरंत से डिस्चार्ज हो जाता है, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर का ना दो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एक तो ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है उसके अंदर, और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है कि ये तुरंत मैग्नेटाइज भी हो जाता है और तुरंत डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए डीमैग्नेटाइज होना जरूरी क्यों है तुरंत। मान लीजिए कि ये कोई सामान को उठाने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो हेवी ड्यूटी करते हैं, कभी कभी लोहे के बड़े बड़े सामानों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर रखते हैं। पता चला कि हम लोगों ने उठाया है और जब हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, यानी कि जब हम डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो वो डीमैग्नेटाइज हो ही नहीं रहा है। वो अभी भी वो जो लोहा, जो भारी सामान है उसको उठा के रखा हुआ है, अपने अपने से चिपका के रखा हुआ है, तो फिर हमारा काम ही नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए, और ऐसा सॉफ्ट आयरन के साथ बहुत ही जो है आसानी से हो पाता है। इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो आता है, देखिए बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अगर एक सोलेनॉइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है। बोल रहा है जीरो होता है, नहीं जीरो तो नहीं होता है। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाते हैं बोल रहा है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, ये सही है। तो जो सोलेनॉइड है ना उसका तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो यही है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना अपने अंदर, मैंने सोलेनॉइड के अंदर, बाहर नहीं, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो यूनिफॉर्म होता है।
यूनिफॉर्म का मतलब है सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि अगर एक मैग्नेटिक कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो उस पर फोर्स लगेगी, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे हम? और ये जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कब बढ़ जाएगा, कब घट जाएगा, ये चीज हम लोग देखेंगे। जरा सा सोचिए, सिंपल सी बात है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने पहले ही बताया चैप्टर के शुरू में कि जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर वर्ड लिखा होगा हम क्या समझेंगे कि वो कंडक्टर जिसमें करंट है, दैट मीन्स कि वो एक मैग्नेट है। ठीक है, तो वो एक मैग्नेट है। अगर उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो डेफिनेटली दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर वाला मैग्नेटिक फील्ड और एक जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा, या हो सकता है कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगे या रिपल्सिव लगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, दो ही तरह का फोर्स हो सकता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेगा, दोनों साउथ साउथ है तो रिपेल करेगा, एक नॉर्थ एक साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा। जो भी हो, चाहे फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, फोर्स तो लगेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, इसी का पता हम लोग जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से लगाते हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट, एक्चुअली हॉर्सशू मैग्नेट का काम क्या है एक बार मैं दिखा देता हूं। जैसे ये है हॉर्सशू मैग्नेट, होता क्या है हॉर्सशू मैग्नेट के खासियत, इसका खासियत क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने से क्या आता है, आप जानते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में चली जाती है। तो इस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट अगर आप रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके दोनों बीचों में यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है अगर हम एक हॉर्सशू मैग्नेट को लेते हैं। तो क्योंकि इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास पास में होते हैं, अगर बार मैग्नेट आप लेते, मान लीजिए कि आप एक बार मैग्नेट लेते, तो ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, तो नॉर्थ से रे निकलती साउथ में चल जाती, तो ये हमारे यूज में नहीं आता। क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट में, ठीक है, ये घोड़े के नाल की तरह होता है देखने में, इसीलिए हॉर्सशू बोलते हैं। तो जो हॉर्सशू है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में काम आता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, तो ताकि आगे आपको जो है वो समझ में आए। तो इस पे जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने बताया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। तो आपके मन में होगा क्यों फोर्स लगता है? तो देखिए, आप जो करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जा रहे हैं वो भी तो एक मैग्नेट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेट के द्वारा ही प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि दोनों मैग्नेट ही है। तो दोनों जब मैग्नेट है तो एक दूसरे पे तो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, आपने भी बचपन में खेला होगा, एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट को सामने ले जाते हैं तो वो इधर उधर करता है, कभी अट्रैक्ट होता है, कभी रिपल्स होता है। तो यही तो फोर्स है ना। तो ये फोर्स लगेगा, ये आपने जान लिया कि फोर्स तो लगेगा अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो। लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका पता हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा रूल है। हम लोग क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को, जिसमें कि जो फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है और थंब है, ये तीन चीज का यूज करते हैं। फोर फिंगर, इसको हम लोग फोर फिंगर बोलते हैं, ये फोर फिंगर है। ठीक है, फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब, टीएच। तो ये जो फील्ड है ये हमेशा हम फोर फिंगर की तरफ रखते हैं। फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? फील्ड का डायरेक्शन फोर फिंगर की तरफ। जो करंट का डायरेक्शन है वो मिडिल फिंगर की तरफ। तो जो थंब होगा, सब हम लोग को तीनों फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो याद रखिएगा हमें दो चीज गिवन रहेगी,
एक गिवन रहेगा फील्ड कि फील्ड किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक ये पता रहेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम ये बता देंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में उस पर लगेगा, ठीक है, यानी कि थंब जिधर इंडिकेट करेगा उधर ही फोर्स लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ले जाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, इस पर कई सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बनाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसी घटना पर बेस्ड है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इट फील्स अ फोर्स। अब देखिए, ये चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। सवाल है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये है, तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगेगी, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे जाके आप लोगों को बताता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है कि ये आपका जो मिडिल फिंगर है ये करंट को बताता है और ये जो फोर फिंगर है ये क्या बताता है? फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में इसको रख लेते हैं। देखिएगा सब 90 डिग्री है, आप एंगल किसी के बीच, ये तीनों जो फिंगर है किसी के बीच में भी अगर आप एंगल मेजर करिएगा तो ये 90 डिग्री होगा। जो तीनों उंगलियां हैं वो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप उंगली को टेढ़ा या ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आपको जैसा भी करना है आप ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे, जैसा आपको जिस डायरेक्शन में भी ले जाना हो आप ले जाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एंगल है दैट शुड नॉट चेंज। जो एंगल है तीनों आपस में इसका फिंगर के बीच वो चेंज नहीं होना चाहिए। दे शुड ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, हमने फील्ड को रख दिया। जो करंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा दोस्तों, जरा सा समझिए। आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप जानते हैं कि जो कॉन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है ना। नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो करंट ऊपर हो गया। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये है फील्ड और ये है करंट। करंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो ये फील्ड, ये करंट, ठीक है। तो फोर्स किधर लग रहा है दोस्तों? देखिए, ये फील्ड, ये करंट, तो ये फिंगर किधर आ रहा है? इस, अगर हम इसको पेपर मान ले तो इस पेपर से कैसा हो रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसको कि ये पेज आउटवर्ड, पेज आउटवर्ड, यानी कि पेज से बाहर निकलता हुआ ऊपर की तरफ, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है। यही चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बता दूं, फील्ड जिधर है उधर ये उंगली रखिए, फोर फिंगर को। करंट का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों होगा? जिधर इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी 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 दोस्तों, ये जो फील्ड है तो करंट इधर होगा। सॉरी, हमने गलत बता दी। मैंने, हम ये बोल रहे हैं आपको कि हाँ इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, लेकिन हम खुद फिंगर को नहीं किए हुए हैं, है ना। तो आपको बता दें ये फील्ड है, ठीक है। तो ये रहा मेरा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये फील्ड का डायरेक्शन। और करंट किधर जाएगा दोस्तों? ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर। ये फील्ड, ये करंट ऊपर। तो देखिए फोर्स किधर लग रहा है? फिंगर किधर है? इसको बोलते हैं ऑन टू द पेज, यानी पेज के अंदर जाता हुआ जाएगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, ये है आपका फील्ड, ये है आपका करंट। करंट ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्वेंशनल करंट होता है। तो ये फील्ड, ये करंट। तो देखिए फिंगर किधर जा रहा है? ये थंब जा रहा है अंदर की तरफ, पेज के अंदर, यानी कि ऑन टू द पेज होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से और भी एक दो प्रश्न है, मैं स्क्रीन पे आकर आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ये बताते हैं कि जब हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं
तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है। यानी कि हमें तीन चीजें हैं, एक है फील्ड का डायरेक्शन, दूसरा है करंट का डायरेक्शन, और तीसरा है फोर्स का डायरेक्शन। तो हमें तीन चीजों में से कोई दो चीजें बता दी जाती हैं और तीसरे निकालने को कहा जाता है एग्जाम्स में। तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो लेफ्ट हैंड है, इसके जो तीनों फिंगर्स हैं, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए। और बेसिक चीज इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर आपको दे दिया कि एक अल्फा पार्टिकल फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन भी है, मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, उसका अपोजिट मत करिएगा। इलेक्ट्रॉन या कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसके अपोजिट हमें करंट लेना है, कन्वेंशनल करंट। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है तो फिर हम जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट को लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यही बोलता है कि बीटा पार्टिकल फ्लो कर रहा है, तो बीटा पार्टिकल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल एक ही जैसा है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका अपोजिट हम करंट को ले लेंगे। लेकिन अल्फा पार्टिकल अगर दे दिया तो फिर जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जाएगा उधर ही हम करंट का डायरेक्शन लेंगे, अपोजिट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से विचार कर लीजिए, क्या होगा? इनटू द पेज। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा। देख सकते हैं यहां भी बताया गया है इनटू द पेज। देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक प्रोटॉन है और अगर फ्रीली एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो जा रहा है, मूव कर रहा है, तो कौन सा इसमें से बदलेगा, कौन सा इसमें से चेंज हो जाएगा? मास चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मोमेंटम। ऑप्शन में बता रहा है देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। तो देखिए, जब आप जानते हैं कि अगर एक प्रोटॉन, ठीक है, अगर एक प्रोटॉन जो है अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन अगर फ्लो कर रहा है तो दैट मीन्स कि करंट है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये एक तरह का फोर्स फील करेगा, जो प्रोटॉन है वो फोर्स फील करेगा, है ना। और ये जो फोर्स फील करेगा ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड और करंट होगा। ठीक है, तो एकमात्र जो ऐसा होता है कि जो फोर्स परपेंडिकुलर फील करता है तो वो सर्कुलर मोशन में कर चलेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, जब वो एंटर करेगी ना मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है कि आप, क्योंकि एक मात्र यही जगह है जहां पर कि जो फोर्स होता है ना, आपने देखा होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जिसके हम लोग सेंटर कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। और जब एक जब एक ऑब्जेक्ट जब मोशन करती है, ठीक है, सर्कल में, तो इसके इस ये जो मोशन कर रहा है, ठीक है, ये जो मोशन कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से जा रहा है और इधर में आपका फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्चुअली आप इसको स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही समझ लीजिए, मेनली स्पीड ही समझना अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स और जो स्पीड है ना, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब फोर्स और स्पीड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करती है, और जब सर्कुलर मोशन करेगी तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू एम भी होता है। जब भी चेंज करेगी तो मोमेंटम भी चेंज होगी। एक सेकेंड दोस्तों, তিনটা রুটি করে দাও, একটু বাড়ি যাব, এখানে রাখা আছে।
ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा आपको यहाँ पर ना क्लास 10 में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता दूं कि जब एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन जब वो करता है, तो आपने क्लास 9 में ये चैप्टर था, ठीक है, तो उसमें आपने देखा था कि ये उसका स्पीड भले ही यूनिफॉर्म होता है, स्पीड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है। सर्कुलर मोशन करने पे कभी डायरेक्शन इधर होता है, कभी डायरेक्शन इधर होता है, कभी डायरेक्शन इधर होता है, यानी कि वी चेंज होता रहता है। क्योंकि वी के चेंज होने का दो कंडीशन है वेलोसिटी का, है ना, या तो स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो, तो फिर यानी कि वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी जो चेंज होती है, ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज होती है उसका दो 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 तरह से चेंज आप कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगी और मोमेंटम भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी होता है, तो जब भी चेंज हो रहा है तो उसका एम भी चेंज होगा, ठीक है, ये वाला। तो एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में यहाँ नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो वो सर्कुलर मोशन करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सर्कुलर मोशन अगर करेगी तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी अलग होगा, चेंज होता रहेगा, तो वेलोसिटी चेंज होता रहेगा और मोमेंटम चेंज होता रहेगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहता है। स्पीड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली जो स्पीड है उसका वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर ये मान लीजिए कि इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा उसका, ऐसा नहीं कि चेंज होगा। लेकिन आप जानते हैं कि स्पीड भले ही कांस्टेंट होती है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन उसका डायरेक्शन हर पल चेंज होता रहता है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल वाला, मैं आपको इसको जाके समझाऊंगा बोर्ड पे, तब भी आप एक बार अपने से कोशिश कीजिए आंसर देने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, जरूर से जरूर पूछा जाता है ये। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के तरफ किया गया है, तो हम डायरेक्शन ले लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्या बोल रहा है? ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को वेस्ट के तरफ भेजा गया है। अल्फा पार्टिकल हम मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल है, और कैसा है ये? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो बोल रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉर्थ की तरफ, यानी कि इसमें जो फोर्स लग रही है, इसमें जो फोर्स लग रहा है, डिफ्लेक्शन का मतलब यही हुआ, जो फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है। और आप जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जिधर फ्लो करता है करंट का डायरेक्शन उधर ही होता है, तो ये हो गया करंट, ये हो गया फोर्स। तो हमने क्या कहा, दो चीजें दे दी रहती है, तो इसमें फोर्स आपको बता दिया गया है और करंट आपको बता दिया गया है। निकालना क्या है? निकालना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा दोस्तों फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके, ठीक है। आप जानते हैं कि जो फोर फिंगर है वो फील्ड के तरफ, जो मिडिल फिंगर है वो करंट के तरफ, तो और जो थंब है वो फोर्स के तरफ होता है। तो तीन चीजें हैं, मैं स्क्रीन पे जा रहा हूं, आप लोग खुद से बताने का कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर हमें बताना क्या है, हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ है फोर्स और करंट। तो हम सबसे पहले करंट को देखते हैं, करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और फोर्स देखिए, फोर्स ऊपर है, तो ये रहा फोर्स, ठीक है, ये वाला फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है ना, मतलब नॉर्थ के तरफ, तो ये फोर्स हो गया और ये आपका करंट हो गया, ओके, ठीक है। ये फोर्स, ये करंट, बिल्कुल देख लीजिए, ये फोर्स, ठीक है ना, थंब जिधर है वो फोर्स हो गया ऊपर, और ये करंट हो गया मिडिल फिंगर, है ना। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जिधर जाएगा उधर ही करंट होता है, उसका अपोजिट नहीं करिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, है ना। पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उधर ही कॉन्वेंशनल करंट होता है, तो ये इधर, और ये हो गया आपका करंट, ये हो गया फोर्स। तो फील्ड किधर है? बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर आता हुआ आपको इस तरह से दिखेगा।
ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार। चेक कर लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्ड, है ना, बाहर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था दोस्तों कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग लेके आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर जो कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग लेके आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसका करंट को हम अगर बढ़ा दें तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगा। ठीक है, अच्छा से देखते जाइएगा। दूसरा, अगर हम स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट ले जाए तो ज्यादा फोर्स फील करेगा। अगर हम जो कंडक्टर को ले जा रहे हैं वो ज्यादा बड़ा कर दें, लंबा कर दें, तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो कौन कौन सा कंडीशन में ज्यादा फोर्स फील करेगा या कम फोर्स फील करेगा, जो भी हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर होगा कि अगर हम करंट को बढ़ा देंगे, जो हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जा रहे हैं उसमें अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगा। कारण एक ही है, सिंपल सा, क्योंकि हम ज्यादा करंट अगर बढ़ा देते हैं तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा इंटरेक्शन करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वहां पहले से है उस फील्ड के साथ, ये जो कंडक्टर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे इंटरेक्ट करेगी, तो ज्यादा फोर्स फील करेगी। ठीक है, ये है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। अगर हम स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज करेंगे, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो ज्यादा रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, समझते जाइए दोस्तों। लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज। अगर हम जो करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जा रहे हैं, अगर उसका लेंथ को हम बढ़ा दें तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगी, है ना, स्वाभाविक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जितना उसको क्रॉस करेगी वो तो ज्यादा हो जाएगी ना। अगर आप छोटा तार लेंगे तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी वो तो कम जाएगी, मतलब उसमें जो टकराएगी तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन टकराएगी। लेकिन अगर आप तार को बड़ा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो उसको इंटरसेक्ट करेगी या उसको जो धक्का देगी वो ज्यादा होगी, तो इसीलिए फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक मेटेलिक कंडक्टर को यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि उस पर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो सिंपल सा आंसर है, आप करंट बढ़ा दीजिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको हम बोलेंगे, क्योंकि जो हॉर्सशू मैग्नेट बना रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर अपना फील्ड बना रहा है वो उसका अपना फील्ड है, यानी कि दो फील्डें हैं यहां पर। तो इसीलिए हम जब भी हॉर्सशू मैग्नेट वाला मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो आप बढ़ा दीजिएगा तो ज्यादा होगा। अगर तार छोटा है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी वो तो कम होगा, लेकिन हम तार बड़ा कर देंगे तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो करेगी तो ज्यादा होगा ना, तो इसीलिए फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका मेडिसिन में भी यूज है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कहीं भी चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन भी बोलते हैं ना, चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव है तो नेगेटिव आयन, तो जिसको हम कैटायन और एनायन भी बोलते हैं। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो शरीर में ब्लड फ्लो होता है, वो भी तो, उसमें भी तो बहुत सारे आयंस होते हैं ना। उसमें भी सोडियम होगा, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, बहुत सारे, है ना, होंगे। जैसे कि H2SO4 से SO4 आयन निकलता है ना टूट करके। तो मतलब हमारे बॉडी में भी आयंस फ्लो करते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी है आयन के फॉर्म में रहते हैं, है ना, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, जो भी कहिए, आयन हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं। तो जब आयन फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में अगर आयन फ्लो कर रहा है, तो अगर आयन फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उधर ही उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट का डायरेक्शन होगा। जो भी हो, करंट तो होगा। अगर आयन फ्लो कर रहा है तो करंट तो होगा, तो यानी कि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम मतलब फेनोमेना है कि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें कई सारे आयन फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। वाओ! ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है ना? तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बहुत वीक होता है। दे आर वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? जो कि आप ये कह सकते हैं कि इतना वीक है कि हम उसको फ़ील नहीं कर पाते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे बॉडी में 2 ऐसे ऑर्गन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वो है हमारा ब्रेन और दूसरा है हार्ट। तो ये जो ब्रेन और हार्ट है, इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इसी का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, उसका इमेज बनाने के लिए, बॉडी का इमेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इस टेक्नीक को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई के नाम से जानते हैं। तो ये जो एमआरआई टेक्नीक है, इससे हम लोग जो है इमेजेस बनाते हैं और मेडिकल डायग्नोसिस में इसका काफ़ी यूज़ होता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है, उसका मेडिसिन में भी यूज़ है। 1 सेकंड दोस्त। এই রুমটা ছেড়ে দেবে বাকি। तो हमारे शरीर में जो हार्ट और ब्रेन है, वो ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इसी को हम लोग यूज़ करते हैं उसका इमेज बनाने में और इसलिए इस टेक्नीक को एमआरआई टेक्नीक के नाम से जाना जाता है। अब बात ये है कि अगर हमारा हार्ट और ब्रेन मैग्नेटिक फील्ड इतना बनाता है, तो हम अगर मोबाइल फ़ोन्स जो हम अपने पास रखते हैं, उसमें भी मैग्नेट होता है। उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, उसमें भी मैग्नेट है, तो वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो मैग्नेट बनाता है, अगर हम हर समय अपने पास कैरी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को जो है बिस्तर पे रख के बगल में सो रहे हैं, तो सोचिए कि उ उसका मैग्नेटिक फील्ड और हमारे ब्रेन और हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरैक्ट करेगा। तो इस तरह से हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को जहाँ तक हो सके, है ना? जितना भी ये हो सके हमारे हार्ट और ब्रेन से इसे दूर रखना चाहिए, ये है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या है, ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नया सिलेबस है, उसमें देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है? तो बहुत ही अफ़सोस की बात है क्योंकि वो जो टॉपिक थे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन कोई बात नहीं है ना? बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है? तो आप लोगों को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक जो सर्किट है हमारे घरों में, उसमें 2 तरह के तार होते हैं, ठीक है? एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है लाइव वायर, जिसे हम पॉजिटिव वायर भी कहते हैं लाइव वायर को और न्यूट्रल को हम लोग नेगेटिव वायर भी कहते हैं, ठीक है? और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 220 का होता है। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी घर में हमारे घरों में 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन आता है, 220 वोल्ट का, तो दैट मीन्स कि जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है, मान लीजिए कि जनरली घरों में क्या होता है, 2 तरह के सर्किट्स लगाए जाते हैं, 2 सेपरेट सर्किट्स होते हैं हमारे घरों में। एक होता है हाई करंट के लिए, जिसमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, उसको उस सर्किट से लगा देते हैं, जिसमें 15 एम्पीयर का करंट फ्लो होता है जनरली। तो वो हाई पावर रेटिंग का जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल गैजेट है, जैसे गीज़र, एयर कूलर, ये सब लगे होते हैं। एक होता है 5 एम्पीयर करंट का सर्किट। इसमें क्या होता है, बल्ब, फैन, ये सब लगे होते हैं, नॉर्मल चीज़ें, ठीक है? एक तीसरा वायर होता है अर्थ वायर। ये अर्थ वायर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है जनरली और इसको मेटल प्लेट के साथ
जो भी होता है इलेक्ट्रिकल गैजेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस है ना, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो चीजें हैं, इसका जो मेटल बॉडी होता है उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि अगर कभी भी इसमें करंट आ जाता है इसके बॉडी पार्ट्स में, तो ये जो मेटेलिक बॉडी है ये अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये बहुत लो रेसिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है करंट के लिए, बहुत ही लो रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इतना लो रेसिस्टेंस है इसका कि करंट एकदम रेडिली जो है वो फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ये जो मेटालिक बॉडी में करंट अगर आ भी गया तो वो क्या होगा, बहुत ही रेडिली तुरंत एकदम जो है वो अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से जो भी इंसान उसको हैंडल कर रहा है, छू रहा है या फिर टच किया हुआ है, उसको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी लीकेज ऑफ करंट को बताता है, बचाता है, जिससे कि मेटालिक बॉडी से कहीं उसको इंसान को ना लग जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, तो सेव इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल वायर है ब्लैक कलर से, रेड वाला लाइव वायर है, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 का, और जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में लगे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बता दूं मैं आपको कि ये लाइव वायर है, ये जैसे ही आता है तो सबसे पहले ये मीटर में जाता है। ठीक है, यहाँ पे सब मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में एंटर करता है ये, और उसके पहले में फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्यूज जो है वो सबसे पहले लगा होता है, क्योंकि अगर कभी भी, और फ्यूज हमेशा आप देख रहे हैं लाइव वायर में लगा होता है, तो जब कभी भी अगर हाई करंट या हाई वोल्टेज अगर हो जाता है तो फ्यूज यहां से कट जाता है। इस तरह से जो एक्सेस करंट है वो हमारे घर के सर्किट में नहीं एंटर कर पाएगा, तो वो बाहर ही जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को और करंट ऑफ हो जाएगी, लेकिन हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे हुए हैं वो जलने और कटने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि एक सेफ्टी डिवाइस है, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है हमारे घरों में। इसका सबसे ज्यादा जो फायदा ये है कि ओवरलोडिंग अगर हो जाता है तो ये कट जाता है, गल जाता है। ओवरलोडिंग के कारण हीट डेवलप होता है और हीट से ये गल जाता है, कांटेक्ट खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाती है और जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे हुए हैं वो बच जाती है, सेफ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जब करंट एब्रप्टली बढ़ जाता है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो एक्चुअली में शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है वो कांटेक्ट में आ जाता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कभी कभी क्योंकि इंसुलेशन खराब हो जाता है, जो तार से लपेटा हुआ है या जो प्लास्टिक है उसका वायरिंग वगैरह थोड़ा इंसुलेशन खराब हो गया या डैमेज हो गया है कहीं से, वैसे सिचुएशन में ऐसा होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे ना, तो सर्किट में क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट अचानक से बढ़ जाएगा और हेवी करंट बहने के कारण शॉर्ट सर्किट होगा। कभी कभी चिंगारी निकलती है, आग निकलता है, इससे आग वगैरह ज्यादा घटनाएं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो घटना है कि वो आपका फ्यूज गल जा रहा है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि अगर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस उसका है और उससे हीट अगर अगर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो हीट हो जाएगा, और हीट होने से अगर वो मेल्टिंग पॉइंट पे अपना पहुंच जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ये जो है फ्यूज जो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर काम करता है और ओवरलोडिंग से बचाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो ओवरलोडिंग है वो क्या होता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अगर हम सिंगल सॉकेट में ही लगा दें, घर में एक ही प्लग है, एक ही सॉकेट है, उसी में हम कई सारा जो है हेवी हेवी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को लगा दिए हैं, तो सब बहुत ज़्यादा करंट को ड्रॉ करेगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा और उससे भी जो है वो ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम होता है, वहाँ भी आग वगैरह निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली यही सब पूछा जाता है एग्जाम में फ्यूज के बारे में। ठीक है, तो फ्यूज का खासियत ये है कि इसका हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज का क्या खासियत है दोस्तों, रेसिस्टेंस इसका हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस तभी तो हीट ज्यादा डेवलप होगा, है ना, हाई रेसिस्टेंस, और लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर लो रहेगा तभी तो वो जल्दी से हीट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा और
गल जाएगा, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स से ये जरूर कहूंगा कि आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको मैं कहूंगा कि जो सिलेबस में आपका दिया गया है आप वही पढ़िए। आपको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई सारे टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं। ध्यान रखिए, जो जो सिलेबस में है एनसीईआरटी का, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछले साल ही ये एक दो साल पहले ही सिलेबस में थे, अभी उनको हटाया गया है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो पहले से बनते चले आ रहे हैं। जो पिछले रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम हुआ 2018 2022, उसमें खूब क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर से पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसको जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं बहुत जल्द जो है हिंदी में पीडीएफ शेयर करके पढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं या जो रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। अगर उन्हें लाभ होगा तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।